हेलो फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको हिंदी शिक्षण विधियाँ पढ़ाऊंगी। आइए करते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर एक शिक्षिका पहले बच्चों को संज्ञा की परिभाषा से अवगत कराती है, तत्पश्चात उन्हें संज्ञा के उदाहरण प्रस्तुत कराती है। वह व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपना रही है? इसका मतलब क्या है कि शिक्षिका जो है पहले ना संज्ञा की पहले पूरी परिभाषा बता देगी, फिर उसके बाद वो उदाहरण भी उसके बता देगी। अब वो बच्चे से क्या है वो करने के लिए कहती है। तो ये कौन सी विधि है? ऑप्शन नंबर एक सूत्र विधि है, या तो बच्चे को पहले मतलब एक सूत्र बता दिया है उसने। ऑप्शन नंबर दूसरा है आगमन विधि। आगमन विधि किसे बोलते हैं? आगमन विधि उसे बोलते हैं जिसके अंदर बच्चा स्वयं से कुछ काम करता है, करने के बाद वो खुद सीखता है, फिर वो नियम बनता है, तो उसे बोलते हैं आगमन विधि। ऑप्शन नंबर तीसरा है निगमन विधि। निगमन विधि किसे बोलते हैं? जिसमें बच्चे को पहले ही नियम बता देते हैं और फिर नियम बताने के बाद तब हम बच्चे को करने के लिए कहते हैं कि फिर बच्चा उस चीज़ को क्वेश्चन को करे। ऑप्शन नंबर 4 है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि किसे कहते हैं? जो बच्चे के सामने बिल्कुल रखी हुई चीज़ होती है, फिर उसके बाद हम दिखा रहे हैं और फिर हम बता रहे हैं उस बारे में, तो वो क्या है? प्रत्यक्ष विधि है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों ऑप्शन नंबर तीसरा क्यों सही है? क्योंकि देखो इसी के अंदर है केवल जो बच्चा है बता रहा है कि मतलब कि निगमन विधि के अंदर ही है जो बच्चा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने पहले बच्चे को सूत्र बता दिए हैं, उसके बाद आपने उसको उदाहरण दे दिया, अब बच्चे से आप करने के लिए कह दिया और वही एक शिक्षिका कर रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, किस विधि से बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए भाषा सीखी जाती है? इसका मतलब क्या है कि मातृभाषा को की जरूरत नहीं है, मध्यस्थ को बनाने की जरूरत नहीं है, तब भी ना भाषा का बोलना सिखाई जा सकती है। कैसे? ऑप्शन नंबर एक प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि किसे बोलते हैं? जिसमें बच्चे के सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से रखा जाता है, फिर उसे बताया जाता है, वो होती है प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन नंबर दूसरा है व्याकरण विधि, या फिर व्याकरण सिखाया जाता है। जब हम बच्चे को व्याकरण सिखाते हैं तो उसमें कैसे कि ऊ की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, शब्दों का जोड़ कैसे है, आगे का उपसर्ग का शब्द कैसे होता है, पीछे का कैसे होता है, विसर्ग कैसे होता है, तो हम उसको व्याकरण सिखा रहे हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा है व्याकरण अनुवाद विधि, या फिर हम व्याकरण का अनुवाद कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 है समवाय विधि, या फिर हम समवाय विधि के द्वारा बता रहे हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्यों? क्योंकि व्याकरण विधि में जब आप सिखा रहे हो तो उसके अंदर मातृभाषा के लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है कि मातृभाषा में सिखाई जाए, उसमें हमारे को नियम बताना होता है बच्चे को व्याकरण के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर तीसरा, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। इसका मतलब क्या है? लेखन मतलब लिखने की कला, उच्चारण मतलब बोलने की कला के लिए अनुकरण। अनुकरण कैसे कहते हैं? जैसे कि जब सामने वाले को देखकर वैसे ही सेम अनुकरण करा, जैसे कि आप कक्षा में पढ़ा रहे हो, आपको देख के बच्चा भी है ना आपकी बात सुन रहा है और वैसे ही अनुकरण कर रहा है, तो उसको कहते हैं अनुकरण विधि। और ये किस मतलब माध्यम में सबसे ज़्यादा उपयोगी है? ऑप्शन नंबर एक प्रारंभिक स्तर। प्रारंभिक स्तर किसे बोलते हैं? जो बच्चा प्राइमरी में आता है। जैसे प्राइमरी में बच्चा आया, आपने ना बच्चे को पाठ पढ़ाया, आपने बच्चे को समझ लो कोई हाथी की कहानी सुनाई, चींटी की कहानी सुनाई, या आपने कोई कविता पढ़ाई बच्चों को कि फूल फूल खिले हैं, तो बच्चा क्या है वही सेम अनुकरण कर रहा है, वो भी फूल फूल खिले हैं, वो भी आप ही को देख के अनुकरण कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? अनुकरण। तो वो क्या है? प्रारंभिक स्तर पे होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि अनुकरण विधि जो है बच्चे प्रारंभिक स्तर पर ही योग करते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा है माध्यमिक स्तर पर। माध्यमिक स्तर किसे बोलते हैं? माध्यमिक स्तर उसे बोलते हैं जिसके अंदर जो बच्चा होता है 6 to 10 तक होता है, जिसके अंदर माध्यमिक स्तर पर केवल हमें समझाया जाता है, क्योंकि हम थोड़ी बड़े जब माध्यमिक होते हैं तो हम उनको अनुकरण नहीं करवाते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा है उच्च स्तर। उच्च स्तर में क्या है? वो ज़्यादा बड़े बच्चे हो जाते हैं, 11th 12th में आ जाते हैं बच्चे, तो वो क्या होता है? उच्च स्तर हो जाता है, तो उसके अंदर बच्चों को आपसे समझा सकते हो आप ना, ये नहीं है कि आप बोलोगे तो आपके पीछे पीछे बच्चा बोलेगा। ऑप्शन नंबर 4 है सभी स्तरों पर, या फिर क्या है? सभी स्तरों पर अनुकरण करवाना। तो इसका जो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो होता है प्रारंभिक स्तर। इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस विधि के द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य अर्थ ग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सर्जन शक्ति तीनों का साथ साथ विकास होता है? इसका मतलब क्या है? प्राथमिक स्तर पर कौन सी जो है भाषा शिक्षण की विधि है जिसके द्वारा बच्चे अच्छी तरीके से अर्थ ग्रहण करते हैं, अभिव्यक्ति भी होती है, उसमें सृजनात्मकता भी आती है, रचनात्मकता भी आती है, ये तीनों का जो है साथ साथ बच्चे का सारी चीज़ों का विकास होता है, वो कौन सी भाषा शिक्षण विधि है? ऑप्शन नंबर 1 किंडरगार्टन पद्धति। आप सभी जानते हैं किंडरगार्टन के अंदर जो है बच्चों को हम खेल खेल के अंदर
हम बच्चों को सिखाते हैं। उसके अंदर क्या है, बच्चे गार्डन के अंदर बैठते हैं, उसके अंदर ना छोटे छोटे बच्चों को हम खेल खेल के अंदर सिखाते हैं और बच्चा सीखता है उसके अंदर। तो एक वही जो किंडर गार्डन के अंदर ही होता है, जो उसके अंदर मोस्टली बच्चे की अभिव्यक्ति भी होती है, रचनात्मकता भी होती है और अर्थ ग्रहण भी करता है। और उद्देश्यपूर्ण होना, हम खेल विधि के अंदर सिखाते हैं, वो एक उद्देश्यपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा है डाल्टन पद्धति। डाल्टन पद्धति जो है वो माध्यमिक स्तर के लिए बच्चों के लिए होती है, जिसके अंदर बच्चा जो है अपनी गति से ही कोई भी चीज़ को सीखता है। ये नहीं है कि आप वो मतलब कि आप उससे कहोगे तभी सीखे, नहीं, वो बच्चा वहाँ पर क्या होता है, डाल्टन पद्धति में मोस्टली बच्चा अपनी ही गति, जितनी उसकी गति होगी वो वह तभी ही सीखेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा है प्रोजेक्ट पद्धति। प्रोजेक्ट पद्धति के अंदर क्या है, बच्चों को ऐसे बाहर ले गए हैं और निरीक्षण करेगा, फिर उसके अंदर जांच करना है, फिर लेख भी लिखता है उसके अंदर। वो क्या होती है, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार करता है कि क्या ये चीज़ सही है प्रोजेक्ट में, ये निरीक्षण करेगा उसमें समय, तो वो क्या है, एक प्रोजेक्ट पद्धति होती है। ऑप्शन नंबर 4 है मॉन्टेसरी पद्धति। जो मॉन्टेसरी पद्धति है उसमें जो है लिखने सिखाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है मॉन्टेसरी पद्धति पे। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो बच्चे का जो विकास होता है वो है किंडरगार्टन में होता है, क्योंकि देखो किंडरगार्टन पहले पता चल रहा है कि क्योंकि वो प्राइमरी के बच्चों का होता है किंडरगार्टन, छोटे से बच्चों का। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। हमेशा जब छोटे बच्चों के लिए आए, क्योंकि बाकी पद्धति तो क्या है बड़े बच्चों के लिए होती है, लेकिन किंडरगार्टन होती है वो छोटे बच्चों के लिए ही होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5वां, निम्न में से जो कौन से जो है भाषा शिक्षण का जो है सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 1 जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है, जो भाषा का शिक्षण है वो क्या जीवन से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर दूसरा है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, क्या है भाषा से जो शिक्षण होता है वो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर तीसरा है क्रियाशीलता, मतलब क्रियाशीलता क्या है, जब बच्चे खुद से स्वयं से क्रिया करते हैं, जुड़ते हैं, कुछ कर्म करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो वो क्या है क्रियाशीलता होती है का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी है। तो इसका देखो बिल्कुल जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर ही है केवल कि बच्चों को भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत है ना वो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर ही ये तीनों ही समाहित हो रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6, हिंदी भाषा शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसका मतलब क्या है, हिंदी भाषा के जो शिक्षण का जो उद्देश्य है, एक प्रमुख उद्देश्य है, वो कौन सा उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 भाषा का ज्ञान देना, क्या हम सिर्फ भाषा का ज्ञान देना चाहते हैं भाषा शिक्षण के अंदर। ऑप्शन नंबर दूसरा है प्रश्न पूछने या अपनी बात कहने का अवसर देना, या मतलब बच्चा कोई प्रश्न पूछ सकता है या अपनी बात का मतलब वो कह सकता है, वो अवसर दे सकता है इस बात का। ऑप्शन नंबर 3 मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ करना, या फिर क्या है मौन मतलब वो चुपचाप अपना बिल्कुल कोई पाठ को पढ़ा है उसके बाद क्या है वो अपने शब्दार्थ मतलब शब्दों के अर्थ लिख रहा है, शब्दार्थ कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 है व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराना, या फिर क्या है हम व्याकरण के नियमों को क्या है बिल्कुल कंठस्थ मतलब बिल्कुल याद करवाना चाहते हैं अच्छी तरह बच्चों को। नहीं, इसका जो सबसे सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि भाषा शिक्षण का मतलब क्या है, हम भाषा का ज्ञान देना चाहते हैं, भाई यही तो उद्देश्य है हमारा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 है ना बिल्कुल सही है, भाषा का ज्ञान देना, क्योंकि हम यही तो चाहते हैं हिंदी भाषा शिक्षण में कि भाषा का ज्ञान हो। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है इसका। प्रश्न नंबर 7वां, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। इसका मतलब क्या है, एक से अधिक जो भाषाओं का प्रयोग होगा तो क्या होगा उसमें। ऑप्शन नंबर 1 किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, मतलब क्या है अधिक भाषा को अगर प्रयोग करेंगे तो क्या है एक भाषा में जो है निपुणता मतलब बिल्कुल भी सही मतलब निपुण नहीं होंगे उस भाषा के अंदर, वो बाधक है। ऑप्शन नंबर दूसरा है कक्षाई जटिलता को बढ़ाता है, क्या कक्षा के अंदर बहुत सी ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा तो कक्षा की जटिलता मतलब कक्षा के अंदर बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा है शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, या फिर एक टीचर के लिए जो अध्यापिका पढ़ा रही हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा समस्या है कि जब ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर 4 है संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, या फिर क्या है संज्ञानात्मक मतलब रचनात्मक संज्ञानात्मक क्या है ज्ञान को बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब क्या कहते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो अगर एक से ज़्यादा अधिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो क्या है कि बच्चा ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखेगा। भाई देखो किसी ने हिंदी सीखी, किसी ने राजस्थानी है, किसी की गढ़वाली है, तो बच्चा और भी तो चीज़ें सीखेगा। केवल अपनी मातृभाषा तो है ही, वो दूसरों के जब बच्चा जिसके साथ जैसा रहेगा तो बच्चा और भी चीज़ें सीखेगा, तो उससे क्या है वो रचनात्मकता भी हो रही है और उसमें क्या है सृजनात्मकता भी हो रही है, वो नई से नई चीज़ों को सीखेगा और उसमें बहुत सी चीज़ों का विकास होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8वां, प्रश्न नंबर 8वें में क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जब प्राथमिक स्तर की जो ना भाषा की जो ना किताबें होती हैं पुस्तक होती है तो उसमें ना कौन सी रचनाएं हमें देनी चाहिए। भाई देखो जब हम ना प्राथमिक बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम बच्चों वाली ही उसमें होने, क्योंकि हमें बच्चों की तो किताबें बनानी है और बच्चों का ही विकास करना है, तो उसमें वो पूछ रहे हैं कौन कौन सी रचना होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 केवल कहानी तक कविता, या सिर्फ बच्चों के अंदर केवल कहानियां ही हो, सिर्फ कविताओं से ही भरी हुई हो वो किताब। ऑप्शन नंबर 2 विदेशी साहित्य की रचनाएं, या फिर विदेशों की जो है साहित्य की इसके अंदर रचनाएं हों।
ऑप्शन नंबर तीसरा है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हुई हो और जिन्हें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। इसका मतलब क्या है, अगर उसमें देखो कोई भी कविता है जो बच्चे की क्या है, परिवेश से जुड़ी हो, जो बच्चे की देखो बच्चा जिस घर परिवेश से आया तो ना क्या कहते हैं कि आप वही मतलब कविता और कहानियाँ उसकी किताब के अंदर भी है जिस परिवेश से हुआ है। जैसे कि समझ लो बच्चा दादा दादी के साथ रहता है तो ना आप किताब के अंदर भी ना वही मतलब कविता है कि ना आओ बच्चों दिखाए तुमको दादा दादी की कहानी। तो क्या है, बच्चे के घर में दादा दादी है और दादा दादी की ही कहानी उसके अंदर है, तो बच्चे बड़े ही मनोरंजन से सीखता है उस चीज़ को और अपने परिवेश से भी जुड़ जाता है वो उस कहानी से। और फिर क्या उसमें भाषा की क्या अलग अलग छटाएं हों, अलग अलग भाषा की देखो जब हम कविताएं होती है उसमें क्या होती है, कहीं उच्च स्वर होता है, कहीं नीचे स्वर होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा तेज बोलना होता है, कहीं कम बोलना होता है। तो उसमें क्या होता है वो लय बनती है एक तरीके से। जैसे छोटे झांसी रानी हो तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली ना, तो उसमें क्या है बच्चों को साउंड आता है, बच्चों को धीरे बोलना है तेज बोलना है, तो क्या है एक अलग अलग भाषा की छटाई होती है उसके अंदर। ऑप्शन नंबर 4 है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्य पर आधारित, या फिर क्या है जो एक प्रत्यक्ष रूप से सही मूल्य यही है तो केवल वही छटाई हो। तो इसका आंसर जो है प्रश्न ऑप्शन नंबर जो है तीसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके अंदर देखो वो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हुई है, क्योंकि परिवेश से जुड़ी होगी तो बच्चा जल्दी से सीखेगा। और अलग अलग छटाई होंगी, भाषा होंगे, ध्वनियाँ होंगी, तो बच्चा बड़े मनोरंजन से कविताएं पढ़ेगा। देखो कविताओं के अंदर हमेशा जो है मनोरंजन तरीके से टीचर पढ़ाती है और बच्चे बड़े पीछे से जो अनुकरण करते हैं वो भी बड़े मनोरंजन तरीके से करते हैं, क्योंकि हमें बच्चों को कक्षा के अंदर बड़ा ही मनोरंजन माहौल रखना है, खुशियों वाला रखना है कि बच्चे ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को सीखे। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। मतलब क्या है, जब हिंदी भाषा का लास्ट टाइम मूल्यांकन करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो किस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। ऑप्शन नंबर 1 व्याकरणिक नियम, क्या हम ये देखेंगे हिंदी भाषा के अंदर व्याकरण के नियम जो है बिल्कुल सही तरीके से है या नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सीखने की क्षमता का आंकलन। सीखने की क्षमता का आंकलन का मतलब क्या होता है, भाई देखो जो हम बुक के अंदर या भाषा के अंदर कोई भी चीज़ हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो वो क्या है, हम बच्चे का विकास ही तो करना चाहते हैं कि बच्चे का विकास हो, बौद्धिक विकास हो, मानसिक विकास हो, चिंतन शक्ति हो। तो उसमें क्या है सीखने की क्षमता, मतलब कि बच्चा उस चीज़ से कितना सीख पा रहा है, तो हम उसकी के वो करेंगे। हम अपने बच्चों को समझ लो उसके कोर्स से बाहर के हम उसके अंदर कविता या वो पाठ डाल दें, बच्चे को वो समझना है, वो उस चीज़ से कुछ सीख नहीं रहा, तो क्या फ़ायदा है, हमें वो चीज़ थोड़ा ना करें, हमें वो चीज़ डालनी है जो बच्चा ज़्यादा चीज़ को सीख सके, वो अपने परिवेश से जुड़ सके, अपने समाज से जुड़ सके, अपने घर परिवेश से भी जुड़ सके। तो हमारे को हमेशा सीखने के ऊपर देखना है। ऑप्शन नंबर तीसरा है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य किसे बोलते हैं, जिसके अंदर मतलब ना बहुत सुंदर सुंदर काव्य होते हैं, मतलब कि ना छोटे छोटे पद में होते हैं और सुंदर काव्य सौंदर्य है। ऑप्शन नंबर 4 है निबंध लिखने की होता है, या फिर हम उसको बच्चों को ऐसा पढ़ा रहे हैं मतलब भाषा के अंदर कि बच्चा बहुत अच्छा निबंध लिख सके। हमें उनसे कोई लिखवाना नहीं है, हमें बच्चों को सिखाना है। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें बच्चों को सिर्फ ओनली सिखाना है, हमने उसकी सीखने की क्षमता का विकास करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10 भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या है, भाषा को जो सीखने के लिए कौन सी चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 समृद्ध भाषिक परिवेश। मतलब क्या है, देखो बच्चे को जब हम भाषा सिखा रहे हैं तो उसका जो परिवेश होना चाहिए वो भी तो बहुत अच्छा होना चाहिए कि बच्चा भाषा सीख सके अच्छी तरीके से। ऑप्शन नंबर दूसरा है भाषा के व्याकरणिक नियम, या बच्चे के है वो हम भाषा के व्याकरण के नियम बहुत अच्छी तरीके से सिखा सके। ऑप्शन नंबर तीसरा है पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर, या फिर पाठ पर आधारित जो है प्रश्न उत्तर हो। ऑप्शन नंबर 4 है भाषा की पाठ्य पुस्तक, या फिर भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है बहुत अच्छी बनाए हम कि जो बच्चा ना उसमें सीख सके। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्यों, बच्चे को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ना उसका जो है भाषिक परिवेश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अगर बच्चे का भाषिक परिवेश नहीं होगा तो बच्चे कैसे सीखेगा। भाई देखो बच्चे को घर में परिवेश अच्छा मिला, बच्चे का आसपास का भी परिवेश अच्छा है, बच्चा स्कूल आ रहा है उसका भी परिवेश अच्छा है, कक्षा का भी बहुत अच्छा परिवेश है, भाषा के बहुत से सारे चार्ट पेपर लगे हुए हैं, बच्चा उस चीज़ को सीख रहा है, तभी तो बच्चा सीखेगा। तो इसलिए हमेशा बच्चे को क्या है माहौल अच्छा देना है, आपको वातावरण बहुत अच्छा देना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही है। थैंक यू फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी।